हमारे 2 सिस्टम करना है। इंडोक्राइन के बारे में आप लोगों को बताया गया था, पीडीएफ सभी के पास है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, हार्मोन्स की। केमिकल कंट्रोल सिस्टम होता है ये, जिसका फंक्शन क्या होता है, नर्वस सिस्टम और इंटरनल एनवायरनमेंट जो होमोस्टेसिस जिसे बोलते हैं उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। अब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों में कुछ चीजें अलग अलग हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में जब केमिकल मैसेंजर की हम बात करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। कभी आप सुनोगे, डॉक्टर्स भी बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। जिसका न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ हो जाता है तो पार्किंसन बीमारी का नाम सुना होगा, यानी उसका बॉडी का कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाता है। जब बॉडी कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाता है तो शरीर के कुछ हिस्से में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती। लेकिन अगर केमिकल मैसेंजर की बात हम करेंगे तो हार्मोन, जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन क्रिएट करता है। तो इस तरह से दोनों में अलग अलग चीजें होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसके बारे में आपने पढ़ लिया था कि क्या क्या होता है। हमने 2 टाइप के ये होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अब इसका स्टिमुलेशन और क्या क्या जनरेशन होता है वो हमें देखना है कि इंडोक्राइन में ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। तो जो ग्लैंड होते हैं आप चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। जब हम टॉप से शुरू करते हैं तो पहले ग्लैंड का नाम होता है हाइपोथैलेमस, दूसरे का नाम होता है पिट्यूटरी, तीसरे का नाम होता है पीनियल ग्लैंड। लिखना चाहते हो लिख लो। चौथे का नाम होता है थायराइड, पैराथायराइड। उसके बाद थाइमस ग्लैंड होता है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज होता है, ओवरीज होता है और टेस्टिज होते हैं। ये हार्मोनल ग्लैंड है जो शरीर को हार्मोनली कंट्रोल करते हैं और हर एक ग्लैंड का अपना अपना अलग अलग रोल है, जो ऑलरेडी डिटेल इसकी आपकी पीडीएफ में दिया हुआ है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। अब पहला, जब मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन, जो शरीर को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है उसको सिंक्रोनाइज करके डिसीजन देना। उसके बाद इसका काम क्या होता है, नर्व से रिलेटेड सिक्रेशन सेल्स को, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स दैट सिंथेसाइज एंड सिक्रेट हार्मोन्स। जब बॉडी कम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर देता है और स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स उसको फुलफिल करते हैं और वो फिर हार्मोन सिक्रेट करते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू नर्वस स्टिमुलेशन। चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस हेड ऑफ द फैमिली होता है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेशन करेगा उसको कंट्रोल करता है। किसके द्वारा कंट्रोल करता है, नर्वस स्टिमुलेशन के द्वारा कंट्रोल करता है। अब जो न्यूरॉन्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है, इंडोक्राइन्स होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दोनों का अलग अलग है। RH और RIH ये दोनों अलग। पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन्स जिसको PRH बोलते हैं और पिट्यूटरी रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन्स जिसको PRIH बोलते हैं। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, लोकेटेड बेस ब्रेन एंड नो लॉन्गर देन साइज ऑफ पी। पिट्यूटरी ग्लैंड बटर साइज का होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और टिश्यूज ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये एंडोर्फिन केमिकल दैट रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ पेन ऑल्सो सिक्रेट एंडोर्फिन। अब एक क्लास में मैंने बोला था कि जब हम पेन किलर लेते हैं और कोई दर्द ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर हमें क्या देता है, मॉर्फिन के बारे में बताया आपको। Morphine is the ultimate painkiller which available in allopathic। जो लास्ट इंजेक्शन होता है पेन को रोकने का वो मॉर्फिन होता है।
लेकिन उससे भी बेहतर होता है जो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक है, दैट इज कॉल्ड इंडोर्फिन। तो इंडोर्फिन को ही मोर्फिन बनाया गया केमिकली। तो इंडोर्फिन जो सिक्रीट करता है वो कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अब ये जो इंडोर्फिन है ये क्या करता है? पेन, आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द होगा उसकी सेंसिटिविटी को खत्म कर देता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है? शरीर में इंडोर्फिन कैसे डेवलप हो, इस पे वर्कआउट करने की जरूरत होती है, तो ये पेन अपने आप खत्म हो जाए। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात है, ये रेगुलेट अलग अलग ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। और जैसे अब आप पढ़ते हो थायराइड हो गया तो FSH, LH, TSH इन सब का एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करवाते हैं, उसमें इसका रिपोर्ट आता है। तो FSH ये किसके द्वारा? थाइमस ग्लैंड के लिए रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये रिलीज तभी होगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अलाउ करेगा। तो जो FSH होता है उसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद LH होता है उसको लिटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। और उसके बाद थायराइड स्टिमुलेशन ग्लैंड, अब थायराइड एक्टिवेट होगा उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करता है। अब थायराइड हो कब जाता है? जब TSH ज्यादा रिलीज हो जाएगा या कम रिलीज होगा। अगर प्रॉपर रिलीज है तो कोई थायराइड नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कितना रिस्पॉन्ड करता है, कितना सिक्रीशन करता है। और दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं ACTH यानी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, केमिकल्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जितने भी एग्रेशन चीजों को कंट्रोल करने का ये काम करता है, इसको ACTH बोलते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो आपको पहले भी बताया मैंने, कि जो किडनी के टॉप पे नोज पे होता है। उसके बाद ये सिक्रीशन किस चीज का करता है? ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेट सेल ग्रोथ। हमारे शरीर का जितना डेवलपमेंट है फिजिकल, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद होता है MSH और प्रोलैक्टिन, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। मेलोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्किन पिगमेंट और मेलानिन, इसके लिए किया जाता है। और दूसरा जो मैंने बोला प्रोलैक्टिन, क्या होता है? ब्रेन में जब सिस्ट हो जाता है, ब्रेन में जब क्लॉटिंग हो जाता है, तो डॉक्टर के पास आप दिखाने जाओगे, कई बार आई में सूजन आ जाएगा, आंखों में दर्द आ जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। आंख आपकी पूरी लाल रहा करेगी, लगेगा पता नहीं कितना खून निकल गया है। ये सारे सिम्टम्स, सर चक्कर आता रहेगा, BP हाई हो जाएगा, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो जब आप टेस्ट कराने जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपका सिस्ट आ गया। तो फिर उससे क्लियर नहीं होता, तो डॉक्टर क्या कराता है? MRI कराता है। जब MRI कराता है तो उसमें लिखा आएगा कि ये ब्रेन ट्यूमर है। अब क्या होता है कि ब्रेन में कोई भी सिस्ट हो तो एलोपैथिक लैंग्वेज में उसको ट्यूमर ही कहा जाता है। इट डजंट मीन कि वो ट्यूमर ही है। ब्रेन में क्लॉटिंग सिस्ट होता है दो तरह के, एक कैंसरस और एक नॉन कैंसरस। तो रिपोर्ट में लिखा रहता है। अगर रिपोर्ट में कैंसरस लिखा होगा तब तो ट्यूमर होगा, अगर नॉन कैंसरस है तो ट्यूमर नहीं है। लेकिन ट्यूमर का नाम सुन के ही हम घबरा जाते हैं। और ये जो नॉन कैंसरस ट्यूमर MRI में आता है, वो ड्यूटी प्रोलैक्टिन आपका कम होगा इसलिए आए। तो जो अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे न्यूरोसर्जन होंगे, वो क्या करेंगे? आपके हार्मोन टेस्ट लिख देंगे, क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या है? हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स टेस्ट में आएगा कि प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, कम होगा। अगर कम होगा तो ज्यादा करने की दवाई दे देंगे, और बढ़ा हुआ है तो कम करने की दवाई देंगे, आपका सिस्ट ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत जो महत्वपूर्ण हार्मोन है जो सिक्रेट करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। स्टिमुलेट contraction uterus during the childbirth, allows milk to the release from the breast tissues। एक माँ के
स्तन में दूध आएगा उसको तय करने का काम ऑक्सीटॉसिन हार्मोन करता है। आज की डेट में जितने भी एनिमल्स हैं, काऊ हैं, बफेलोज हैं, उनको ऑक्सीटॉसिन का इंजेक्ट कर दिया जाता है कि वो ज्यादा दूध दे, जो ठीक नहीं है। जब चाइल्ड बच्चा पैदा होता है उस टाइम मदर का क्या कंडीशन है और पिट्यूटरी ग्लैंड ये ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जितना रिलीज करेगा उतनी अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का हो पाएगा। अगर वो रिलीज नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और बहुत सारी माताएं हैं जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। उसके बाद होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच बोलते हैं। ये क्या करता है? stimulate the kidneys to resorb more water from the collecting ducts and kidneys so there more water in blood। ये ब्लड में वाटर कंटेंट को, प्रेजेंस को बनाए रखने का काम करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ब्लड में वाटर कंटेंट को, क्योंकि हमारा शरीर रेशियो पे काम करता है 72 वाटर और 28% एसिड, तो बैलेंस बिगड़ेगा तो गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद होता है पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में लोकेटेड करता है। ये मेलाटोनिन सिक्रेट करता है जो रेगुलेट आवर इंटरनल क्लॉक एंड एनी रिथमिक एक्टिविटीज। थर्ड आई ओपनिंग करने का काम मेलाटोनिन करता है। इसलिए जब आप थोड़ा सा जी, तो जब, अरे यार क्या हो रहा है? तो जब आप, मैं पहले क्लास में भी बोला था कि रात को 12 बजे से 3 बजे साउंड स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वो टाइम होता है जब 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड के लिए आपका मेलाटोनिन एक्टिवेट होता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई ओपनिंग। और उसको, वो अगर आपका रेगुलर बेस पे होता है तो आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी चीज के बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि साउंड स्लीप बहुत आवश्यक है। ये स्लीप साइकिल को भी बहुत प्रभावित करता है। आप कब उठते हो, कब जागते हो, उस पर बहुत बड़ा फर्क डालता है। इसलिए पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। अब ये क्या करता है? सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड, इसमें जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। जब कभी आप लोग दवा खरीदते होगे तो दवा का नाम भी थायरॉक्सिन है। जब आप थायराइड की दवाई खरीदते हो 25 mg, 50 mg, 70 mg, उसका नाम भी है। थायरॉक्सिन क्या करता है? रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सेल इन द बॉडी। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है। अगर मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर नहीं हैगा तो आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, आप ओबेस बनते जाओगे। तो जनरली आप देखोगे कि जो लोग थायराइड से पीड़ित है और बहुत अरसों से पीड़ित है, उनके अंदर मोटापा आ जाता है, गले में मोटापा आ जाता है, हाथ पैर में सूजन आ जाता है और बड़ी सारी वजन बढ़ जाता है ड्यू टू, क्योंकि थायरॉक्सिन प्रॉपर उनका सिक्रीशन नहीं हो रहा है। थायरॉक्सिन लेवल इन ब्लड इंक्रीज द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। Thyroid gland needs iodine, creates thyroxine, that is why salt iodinized now। अब थायरॉक्सिन के रिलीजन में, सिक्रीशन में क्या प्लेन रोल, जो आयोडीन है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए आयोडीन नमक का कंसेप्ट आया एलोपैथी के हिसाब से। वैसे हर एक नमक में आयोडीन होता है, लेकिन पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि पहले हमारी लाइफ स्टाइल भले ही नेचुरल हुआ करता था, अब सारा जो लाइफ स्टाइल है आर्टिफिशियल हो गया, तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद आता है पैराथायराइड। They secrete parathyroid hormone which regulates the amount of calcium in blood and its absorption by bones।
अब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन हड्डियों के द्वारा कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि आपका पैराथायराइड हार्मोन की हेल्थ कितनी अच्छी है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जिनके शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होता है उनको दो तरह की दिक्कतें आने लगती है, पहला बोन डिजेनरेशन का और दूसरा किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, इस तरह की चीजों का आने लगता है। तो ये भी बहुत जरूरी है, इसलिए आपका पैराथायराइड ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारा देखो स्टर्नम के जस्ट ऊपर होता है, चेस्ट स्टमक से जस्ट ऊपर और चेस्ट के बिल्कुल डीप में, तो उसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। राइट एंड लेफ्ट लंग्स के बीच में ये क्या सिक्रेट करता है, जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको हम बोलते हैं थाइमोसिन व्हिच स्टिमुलेट टी सेल्स। जब ब्लड हमने पढ़ा था तो टी सेल और बी सेल के बारे में पढ़ा था। तो टी सेल दैट इज टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन इन चिल्ड्रन। जिस बच्चे का ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके शरीर में थाइमोसिन नाम का हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि थाइमस ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। थाइमस ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनिटल ऑर्गन डेवलपमेंट इन मेल और फीमेल बोथ। तो टी सेल अगर प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, चाइल्ड का ग्रोथ रुक जाएगा। This gland shrink with age. We are exposed to more germs and build up our stored antibodies. अब इस ग्लैंड का काम एक एडल्ट एज के बाद बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि अभी क्या मैंने बोला कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स डेवलपमेंट, खासकर रिप्रोडक्शन ऑर्गन डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जब हम एडल्ट एज में आ जाते हैं तब तक जेनिटल ऑर्गन्स मेल फीमेल दोनों में प्रॉपर जनरेट हो जाता है, तो उसके बाद इसका रोल बहुत कम हो जाता है। उसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होता है। मेडुला सिक्रेट एपिनेफ्राइन, एड्रेनालाइन बोलते हैं जिसको, एड्रेनालाइन बोलते हैं, न्यूरोफेराइन व्हिच रेगुलेट फाइट फ्लाइट रिस्पांस एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस। अब ये जो हार्मोन है वो उस टाइम आपको डिसाइसिव बनाता है। सपोज कोई सिचुएशन ऐसा हो गया उस टाइम में आपको क्या करना है, दो ही ऑप्शन होता है, या तो फाइट करो या भाग जाओ। तो ये डिसीजन लेने में ये हार्मोन आपकी हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेनालाइन, जिसको एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है। कॉर्टेक्स सिक्रेट एडल्टोस्टेरोन व्हिच रेगुलेट reabsorption of the nutrients from the kidney, and cortisol which control the rate of metabolism, carbohydrate and fats and protein. अब ये एब्जॉर्प्शन के लिए भी और रेगुलेशन के लिए भी बहुत ही यूजफुल हार्मोन है, इसलिए इसका भी ठीक रहना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आता है हम पेनक्रिया पे, जो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन tells the liver muscles remove sugar from the blood and store it. अब इंसुलिन क्या काम करता है, लीवर के थ्रू लीवर को ये बता के काम करता है कि भाई इसमें से जो शुगर है उसको आप कम कर दो। और दूसरा सिक्रीशन किसका होता है, ग्लूकागोन का which tells liver to break down the fats, store release sugar back into the blood. फैट को ब्रेक करने का, और दूसरा इंसुलिन क्या करता है, मसल से शुगर रिमूव करने का। इसलिए किसी का शुगर बढ़ना और घटना उसमें पेनक्रियाज का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है ओवरीज सिक्रेट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बहुत प्रभावित करती है। इंडोमेट्रियस यूट्रस एंड secrete female hormone when fertilized egg bind stop menstrual cycle and progressing menstruation. अब क्या है कि जो कंसीविंग प्रोसेस है उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्पर्म को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फर्टिलाइजेशन में, कंसीविंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसके बाद है टेस्टिकल जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये मेल के लिए होता है, वो जो था वो फीमेल के लिए होता है।
testosterone development of male characteristics such as formation of male sex organs, sperm development, secondary characteristic, ये सारी चीजें मेल और फीमेल के जेनिटल ऑर्गन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स होगी, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, ये दो प्रॉब्लम इंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इस तरह के हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और भी बहुत सारे, डायबिटीज मेलाइटिस, शुगर, लीवर का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हार्मोन की वजह से होता है। अगर आपका हार्मोन प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होता है। उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं जो अलग अलग होते हैं, तो इसकी डिटेल में इतने आपको नहीं जाना है, आप एक बार पढ़ लेना, तो दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये आपका एक ओवरऑल इंडोक्राइन सिस्टम का सारे हार्मोन्स का था, जिसका पता आपका होना जरूरी है। ये कैसे सिक्रीट होगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें बहुत जरूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स किडनी, यूट्रस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आता है? किडनी, यूरेटर और यूरेथ्रा, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। ये क्या काम करता है? फिल्टर ब्लड, रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर। दिस बिकम्स पी द मोस्ट कॉमन यूरिनरी इश्यूज, ब्लैडर इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो फीमेल होती हैं उनमें यूटीआई इन्फेक्शन होता है, और जो मेल होता है उसमें ब्लैडर यूरिनरी इश्यूज क्या है? ब्लैडर इन्फेक्शन होता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ब्लड प्यूरिफाई यहीं से होता है, रिमूव वेस्ट यहीं से होता है। तो फीमेल को या मेल को किसी को भी कभी भी यूरिन सप्रेस नहीं करना चाहिए, यूरिन को रोक के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसको एक बार आप देख लो। यूरिनरी सिस्टम यूरिन ट्रैक्ट को बोलते हैं, वर्क्स योर बॉडी फिल्ट्रेशन सिस्टम। इसको दूसरे शब्दों में सामान्य भाषा में फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बोलते हैं। जब यूरिनरी सिस्टम टॉक्सिन रिमूव करता है वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, इट कम्स आउट पी यूरिन। टू एबल पी योर बॉडी मस्ट पास दिस वेस्ट थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गन, डक्ट्स, ट्यूब्स। A problem, any step process can affect your abnormal health. अब जब आपका ये सिस्टम आपके शरीर से टॉक्सिन को बाहर करता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, तो यूरिन के थ्रू बाहर आता है। अब उसके रास्ते में, यूरेथ्रा में या कोई में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर दिक्कत होती है। इसको जनरली जो डॉक्टर देखते हैं उसको हम बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। लेकिन किडनी और यूरिन के बीच में अगर कोई स्टोन फंस गया, उसको जो डॉक्टर देखेगा उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। दो किडनीज होते हैं जो ब्लड फिल्ट्रेशन का यूरिनरी सिस्टम के पार्ट है। दो किडनीज होते हैं जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। दो यूट्रस होते हैं जो डक्ट दैट कनेक्ट योर किडनीज टू योर ब्लैडर। ये दोनों किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करने का काम होता है। एक ब्लैडर होता है जो होल्ड करता है पी को, यूरिन को, और एक यूरेथ्रा होता है, ट्यूब कनेक्टेड ब्लैडर अलाउज टू पी टू लीव योर बॉडी। जो कनेक्टेड टॉक्सिक वाटर होते हैं उसको शरीर से बाहर करने का काम ब्लैडर से, यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस और विजाइना से होता है। मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? तीन चीज मोटे मोटे याद रखो, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पहला हमने चर्चा किया, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सेपरेटिंग टॉक्सिन और स्टोरिंग, कैरिंग पी आउट ऑफ योर बॉडी, यानी टॉक्सिक वाटर। ठीक है। अब हाउ डज यूरिनरी सिस्टम फिल्टर योर ब्लड, इसके बारे में सारा दिया हुआ है, वो आप पढ़ लो। जितने भी ब्लड न्यूट्रिशन किडनी के थ्रू आते हैं, किडनी छन्नी का काम करता है, न्यूट्रिशन निकाल के वो लीवर को पास ऑन करता है, और जो टॉक्सिक वाटर होते हैं, टॉक्सिक चीजें होते हैं, वो पास आउट कर देता है। उसमें विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। इसलिए जब भी डायलिसिस की जाती है
तो आपके शरीर से ये सारी चीजें बाहर आ जाती है। इसलिए डायलिसिस में आप देखोगे कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करने के लिए। ड्यू टू दिस, बिकॉज जब डायलिसिस होता है तो किडनी से सारे ब्लड बाहर निकाले जाते हैं और फिर उसको क्लीन कर किया जाता है। उस ब्लड के साथ ये सारे मिनरल्स भी बाहर आ जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है किडनी का प्यूरिफिकेशन का। अब जो कंडीशन एंड डिसऑर्डर होते हैं, मोटे तौर पे हमने समझ लिया यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होता है। किडनीज होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यूरिनरी ट्रैक होते हैं, यूरेथ्रा होते हैं, वो सारे आपने पढ़ लिया। मोटे तौर पे चार चीज याद रखना है। 2 किडनीज जो ब्लड फिल्ट्रेशन ऑर्गन का काम करता है, 2 यूट्रस जो कनेक्ट करता है किडनीज को योर ब्लैडर से, एक ब्लैडर होता है जो ऑर्गन दैट होल्ड द टॉक्सिक वाटर, पी बोलते हैं उसे, और एक यूरेथ्रा होता है जो ब्लैडर से आपके जेनाइटल ऑर्गन को कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू आप इसको बाहर करते हो। ये 4 इंपॉर्टेंट चीज इस यूरिनरी सिस्टम में आपको याद रखना है। उसमें किडनी का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है, जो टॉक्सिक किडनी ने वाटर निकाला उसको कहां तक पहुंचाना, ब्लैडर तक। और ब्लैडर का काम क्या होता है, उसको होल्ड करके रखना। जब वो होल्डिंग कैपेसिटी से आगे आता है तो आपको यूरिन फील होता है, यूरिन का अर्ज आता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आता है। ये 4-5 फंक्शन जो है यूरिन सिस्टम के, ये आपको मेजरली याद रखना। ठीक है जी, बाकी डिटेलिंग आप पढ़ लेना। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, इससे रिलेटेड डिजीज होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट, पहले यूटीआई की बात करते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन मैक्सिमम फीमेल में होता है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, एसटीआई से बोलते हैं। कैन कॉज इशू विद योर किडनी, यूरेथ्रा और ब्लैडर, तीनों की वजह से ये कॉज हो सकता है। ये इन्फेक्शन तब आपको होता है व्हेन बैक्टीरिया एंटर योर यूरिनरी ट्रैक्ट थ्रू योर यूरेथ्रा, जब आपके यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करता है। जैसे ब्लैडर में टॉक्सिक वाटर है, आपने सप्रेस करके होल्ड किया हुआ, आपको यूरिन का अर्ज होता है फिर भी आप नहीं जाते हो, तो क्या होगा, वापस यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएगा, जबकि उसको यूरेथ्रा के थ्रू आपको बाहर करना है, लेकिन आप होल्ड करके बैठे हुए, कहीं ऐसी जगह बैठे हो कि आप ये फील करते हो कि नहीं, उठ के नहीं जाना चाहिए, तो आप बैठे रहते हो, तो वहां पर ये दिक्कतें आती है। इस तरह से आपके यूरेथ्रा के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट में वो इन्फेक्शन जाता है और फिर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। दूसरा होता है ब्लैडर कंट्रोल यूरिनरी इनटेक, यानी यूरिन का लीकेज अगर होने लग जाए तो ये भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तीसरा होता है आजकल हाइजीनिक रखना अपने घर को बहुत आवश्यक है। जो इंग्लिश पॉट आप यूज करते हो उसका हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर वो हाइजीनिक नहीं होगा तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। अब इसके साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये है, जो इनलार्ज ऑफ प्रोस्टेट, वो भी एक इशू आ जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का इशू आ जाती है, सारी चीजें इशू, और इसके चक्कर में सर्जरी भी करना पड़ जाता है। जब हम किडनी में जाते हैं तो इसका जो वर्स इशू है वो उसको बोलते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें आपको चांस बन जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का, जहां से किडनी को रिवर्स करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो और कई दफा डॉक्टर क्या कहता है कि किडनी रिप्लेस करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि किडनी फेल हो गया। इसको आपने ध्यान रखना। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से ही
बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके बाद इंटरस्टिशियल सिस्टिक ऑल्सो कॉल्ड पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम, जिसको हम पीबीसी भी बोलते हैं, काउज इन्फ्लामेशन इन योर ब्लैडर। अब किसी भी कारण से यूरिन सप्रेस करने से, ज्यादा देर टॉक्सिक वाटर रहने से आपके ब्लड जो ब्लैडर है उसकी दीवारों में सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अब उसके थ्रू वो बड़ा पेनफुल होता है ब्लैडर सिंड्रोम, और उसमें आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, खासकर न्यूबॉर्न बेबीज में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ये। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, और इससे निजात पाने के लिए वेरी सिंपल है, बी हाइजीनिक, और नेचुरल कॉल्स को हमेशा आप नेचुरल अर्ज जब भी आए तो समय से आप उसको पास ऑन कर ले, अदरवाइज बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इसके लिए जो जनरली टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर लिखते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, केएफटी होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, इस सब के एग्जामिनेशन से इसका आइडिया हो जाता है। और इन सब से ही डिपेंड भी करता है कि भाई किस तरह से आपके किडनी में, जब किडनी फंक्शन टेस्ट आता है तो क्रेटिनाइन का लेवल क्या होता है, क्योंकि क्रेटिनाइन बाय प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने बोला था कि लीवर के लिए बिलिरुबिन, लंग्स के लिए एल्वेओलाई और किडनी के लिए क्रेटिनाइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये तीनों बिगड़ा तो आप मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा एमआरआई होता है, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू इन बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, जो आपको पता रहना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, पहला ध्यान रखना है कि वाटर इनटेक प्रॉपर रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वाटर इनटेक होना चाहिए। नंबर 1, आपका शरीर प्रॉपर डिटॉक्स होना चाहिए, आपको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए। और इसके अलावा आपके डाइट्स को आपने ध्यान रखना है। फीमेल है उनको जो मासिक धर्म है उस साइकिल का ध्यान रखना चाहिए। हार्मोनल डिसऑर्डर होने से उस साइकिल पे बड़ा फर्क पड़ता है और बड़ी सारी बीमारियों को आप, इवन यूट्रस का जो आजकल यूट्रस निकाल दिया जाता है, ये सब प्रॉब्लम केवल इन्हीं वजहों से होता है। और बहुत सारे योग में व्यायाम, ऐसे ऐसे आसन हैं जो यूटीआई का जो है तोड़ है, आपके किडनी को अच्छा रखने के लिए, आपके यूट्रस को अच्छा रखने के लिए, आपको फिलोपियन ट्यूब को अच्छा रखने के लिए, यूरेथ्रा को, सब के लिए योग में सारे आसन हैं। उसको आप ठीक से देखें, ठीक से करवाएं तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। जी, अब सवाल पूछो आप लोग। 2 सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, 3 सिस्टम और रह गया। 2 क्लास में आपका ये सारा मैं कंप्लीट कर दूंगा। जी पूछो आप सवाल जो पूछना। कोई सवाल है? पूछो जी, पूछो। कोई सवाल पूछना है आप लोगों को? नहीं पूछना? सब कुछ आता है? फिर तो बहुत अच्छी बात होगी भाई। जो कुछ लोग की कुछ मालूम नहीं होता, किडनी दोनों फेल हो जाता है, किस लिए? कुछ मालूम नहीं होता ऐसा नहीं है, कुछ मालूम नहीं करते, ठीक है? या फिर वो बड़े अच्छे डॉक्टर खुद ही होते हैं, इसलिए हो जाता है किडनी फेल। क्योंकि किडनी फेल एक दिन में थोड़ी होता है। कैसे होता है? किडनी फेल होने से पहले शरीर में बहुत कुछ होता है। आपको दर्द होगा, आप उसे कमर का दर्द समझ के मान लेते हो। किडनी कहाँ होता है? किडनी का लोकेशन कहाँ होता है? हमारे जो लंबर होता है उसके नीचे दोनों साइड किडनी। तो जब बैक पेन होता है तो 90% लोगों को यही नहीं पता कि वो बैक पेन है, किडनी का दर्द है, और सालों साल होता है। तब जाके किडनी में स्टोन होता है,
फिर साल भर हम ट्रीटमेंट करते, तब जाके किडनी का पेनफुल असहनीय दर्द होता है, दवाई खा खा के हम इग्नोर करते रहते हैं, और जब किडनी सारा खराब कर लेते हैं तब कहते हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं चला किडनी फेल हो गई। पानी ठीक से नहीं पीते, समय पर खाना नहीं खाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अभी मैंने कैल्शियम का बताया आपको कि अगर वो हार्मोन नहीं होगा ठीक, तो कैल्शियम क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जमा होगा तो स्टोन बन जाएगा और कुछ होगा। सर बैकपन जो जिनको होता है उसको किडनी फेल जो होता है, क्या हम मैंने ऐसा नहीं बोला है कि बैक पेन होता है तो किडनी फेल होता है, मैंने बोला है कि बैक पेन होता है या किडनी का पेन होता है वो पता नहीं चलता सालों साल, खासकर जो ग्रामीण है या डॉक्टर है जिसको सही से, छोटे छोटे डॉक्टर्स है तो उनको ठीक से मालूम नहीं होता, तो पेन किलर आपको देते रहते हैं, तो पेन किलर और ये सालों साल चलता रहता है, तो उससे किडनी खराब होता रहता है, हमें पता नहीं चलता। आपने बोला ना कैसे अचानक किडनी, अचानक नहीं खराब होता किडनी। जी कैसे? और बोलो। सर किडनी में स्टोन हुआ तो क्या करना चाहिए? क्या होगा? किडनी में स्टोन हुआ तो तो क्या करना चाहिए? दो चीज मैंने पहले ही बोला था, एक तो पत्थर चट्टा आता है, पत्थर चट्टा का लीफ लेके एक एक लीफ खाया करो। दूसरा मैंने बोला था कुल्थी का दाल, उसको अच्छे से बॉयल करके पिया करो। तीसरा मैंने बोला था कि एक पान का पत्ता ले लो, घर में फिटकरी ले लो और 5 काली मिर्च अच्छे से कूट के उसको चबाओ, और उसके आधे घंटे तक कोई पानी पूरी नहीं पीना है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और बोलो। सर गले में अगर एक एक करके। सर गले में अगर कफ जम गया है तो इसको कैसे निकल जाता है? अब मैं गले में कफ की पढ़ाई थोड़ी करा रहा हूँ यहाँ पे, गले में कफ किस लिए जमा है वो तो बताओगे ना, तब तो कोई दवाई बताई जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। सर ठंडी होने से गले में कफ थोड़ी जमता है। फिलहाल आप नोट कर लो, मैंने बताया भी था कि सरसों के तेल में नमक डाल के अच्छे से उसको डाइल्यूट करके चेस्ट पे मसाज करना। जिसका मासिक धर्म चल रहा है, हेवी फ्लोर होता है और पेनफुल होता है, वो क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले बात है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें पेन तो थोड़ा होता ही है, ब्लीडिंग होती है, तो कोई अलग सी बात नहीं है। इन सब चीजों में कभी भी दवाई खा के पेन को नहीं रोकना है, ठीक है? पहली बात तो ये। अगर पेन नहीं ही रुकता है तो एक निरंजन फल आता है, वो लाके घर में रख लो, रात को 2 दाना पानी में भिगो दो और सुबह उसको मेल्ट करके पी। सर एड्रेनालिन और एलएच के बारे में थोड़ा बताइए तो। हाँ जी सर एड्रेनालिन हार्मोन और एलएच हार्मोन के बारे में थोड़ा बताइए। एड्रेनलिन हार्मोन और एलएच हार्मोन, ये दोनों हार्मोन होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन है। एड्रेनल का मैंने बताया आपको कि आपके शरीर में जितने एग्रेशन है, कोर्टिसोल का नाम बताया था अभी मैंने, कि अगर वो बढ़ेगा तो आपके अंदर गुस्सा ज्यादा आएगा। 2 तरह की बात होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी जनरेट हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी भी जनरेट हो सकता है। अगर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगा तो आप अच्छा काम कर लोगे, नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगा तो आप गुस्से में किसी से लड़ लोगे, किसी से कुछ कर लोगे, इस तरह से प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? और जो एलएच होता है वो उसके सोर्स होते हैं, इसको फंक्शनिंग में लाने के सोर्स होते हैं। जी और कोई सवाल है? सर लिवर की खराब होने की सिम्टम धीरे धीरे कैसे जान पाएगी? लिवर की जो खराब हो जाए वो फास्ट सिम्टम कैसे हम जान पाएगी? जब भूख ना लगे तो समझ लो लीवर खराब। गैस्ट्रिक?
भूख ना लगे तो लीवर खराब है। ओके। और किस कुछ सिम्टम? ये एक सिम्टम नहीं बता रहा हूं मैं, ये भी सिम्टम ही है ना बेटा। ओके। जी। और कोई सवाल है? हाँ बोलो। सर, हाथ को बार खुजली आने के कैसा करेगा? किसी को पैसे दान कर दो या कहीं से पैसा आने वाला होगा इसलिए हो रहा है। हाथ नहीं। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि इस तरह के खुजली, एक्जिमा, जितने भी इस तरह की चीजें होती है, सबका एक ही कारण होता है कि आपका लीवर खराब है लंबे समय से। सर कौन सा उपाय है? कौन सा उपाय है? ऐसा है ना, उसका टेस्ट करवाओ। ऐसे में उपाय बता दूंगा और फिर फायदा नहीं होगा। क्या होता है ना कि जब हम टेस्ट करवाते हैं, LFT करा लो, टेस्ट रहेगा तो एग्जैक्ट पता चलता है, तो एग्जैक्ट चीज बताई जाएगी। ठीक है, बाकी सीधा सी बताया, एसगार्ड का जूस पियो, अभी लीवर ठीक रहेगा। जी और बोलो, हो गया? सर किडनी का क्लास हो गया है क्या सर? मैं 2-3 दिन क्लास नहीं कर पाया। अब आप क्लास में नहीं थे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाल जो है पूछो, उसके लिए आप सर से कांटेक्ट करो और वीडियो ले लो। वीडियो सर यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे नेचुरल तरीका कुछ है क्या? एसगार्ड का जूस पियो, पंपकिन सीड खाओ, और रात को सोने टाइम में 4 दाना काली मिर्च चबा के और 1 गिलास गर्म पानी पी के सोया करो। जी सर, जी सर। और कुछ हो गया? चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है? सर नमस्ते। नमस्ते। सर प्रणाम।